नमस्कार। सुबह के 9:30 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है आज के एजेंडा का। और आज के एजेंडा में मैं हूं आपके साथ कृतिका। आज के एजेंडा में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे की और साथ ही बात होगी मौसम की। तो ऐसे में मौसम की तरफ से क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है हमारे देश में, और देश में कई सारे अन्य राज्य जहां पर मौसम की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से कई सारे रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किए गए। तो इस पर होगी चर्चा, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस का। तीन दिन के फ्रांस और यूएई के दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, भारत फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी को मिलेगी नई रफ्तार। बेस्टिल डे परेड समेत राजकीय भोज में भी शामिल होंगे पीएम। विदेश दौरे के दूसरे चरण में 15 जुलाई को अबू धाबी पहुंचेंगे पीएम मोदी। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ होगी ऊर्जा, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, रक्षा और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार से बातचीत। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल और असम में आज रेड अलर्ट। दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में भी बारिश की संभावना। दिल्ली के हालात पर उपराज्यपाल ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बुलाई अहम बैठक। और आज के एजेंडे में चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी 3 दिन की विदेश यात्रा पर फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हो चुके हैं। पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस साल भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा फ्रांस के प्रधानमंत्री, सीनेट और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष से भी मुलाकात होगी। पीएम मोदी पेरिस में राजकीय भोज में भी शामिल होंगे। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी 15 तारीख को अबू धाबी के लिए रवाना होंगे। 2 देशों की इस यात्रा में पीएम मोदी न सिर्फ तमाम द्विपक्षीय मसलों पर विस्तार से बातचीत करेंगे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी विचार विमर्श होगा। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को अबू धाबी के दौरे पर पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के साथ बातचीत करेंगे। भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है और प्रधानमंत्री की ये यात्रा ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य सुरक्षा, फिनटेक, रक्षा और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में से आगे बढ़ाने के साधनों की पहचान करने का ये अवसर प्रदान करेगी। ये वैश्विक मुद्दों पर सहयोग स्थापित करने पर चर्चा करने का भी सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और यूएई की इस यात्रा पर जाने से पहले उम्मीद जताई है कि उनका ये दौरा दोनों देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को एक नई ऊर्जा देगा। आइए देखते हैं पीएम मोदी ने फ्रांस और यूएई के लिए रवाना होने से पहले अपने प्रस्थान वक्तव्य में क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और यूएई की यात्रा पर जाने से पहले उम्मीद जताई है कि उनका ये दौरा दोनों देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को एक नई ऊर्जा देगा। पीएम ने कहा है कि मैं अपने मित्र फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर 13 से 14 जुलाई तक आधिकारिक यात्रा पर फ्रांस की यात्रा कर रहा हूं। पीएम ने कहा है कि उनके लिए यह यात्रा विशेष है क्योंकि मैं फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस या बेस्टिल दिवस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में राष्ट्रपति मैक्रों के साथ शामिल होऊंगा। भारतीय त्रिसेवा दल बेस्टिल डे परेड का हिस्सा होगा, जबकि भारतीय वायुसेना के विमान इस अवसर पर फ्लाई पास्ट करेंगे। इस वर्ष भारत फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ है।
गहरे विश्वास और प्रतिबद्धता में निहित हमारे दोनों देश रक्षा, अंतरिक्ष, सिविल न्यूक्लियर, ब्लू इकोनॉमी, व्यापार, निवेश, शिक्षा, संस्कृति और लोगों से लोगों के बीच बातचीत सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपस में सहयोग करते हैं। हम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी मिलकर काम करते हैं। मैं राष्ट्रपति मैक्रों से मिलने और अगले 25 वर्षों में इस दीर्घकालिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर व्यापक चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं। 2022 में फ्रांस की मेरी आखिरी आधिकारिक यात्रा के बाद से मुझे राष्ट्रपति मैक्रों से कई बार मिलने का अवसर मिला है। हाल ही में मई 2023 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हिरोशिमा, जापान में उनसे मुलाकात हुई। मैं राष्ट्रपति सहित फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न, सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लार्चर और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष येल ब्रोन पीवेट के साथ अपनी बातचीत के लिए भी उत्सुक हूं। अपनी यात्रा के दौरान मुझे भारतीय समुदाय, दोनों देशों के प्रमुख CEO के साथ साथ प्रमुख फ्रांसीसी हस्तियों से मिलने का अवसर मिलेगा। मुझे विश्वास है कि मेरी यात्रा हमारी रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करेगी। पेरिस से मैं 15 जुलाई को आधिकारिक यात्रा के लिए अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करूंगा। मैं अपने मित्र संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मिलने के लिए उत्सुक हूं। भारत और UAE व्यापार, निवेश, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, फिनटेक, रक्षा, सुरक्षा और लोगों के बीच मजबूत संबंधों जैसे व्यापक क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं। पिछले साल दोनों देश साझेदारी के भविष्य पर एक रोडमैप पर सहमत हुए थे और मैं उनके साथ इस बात पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं कि हमारे संबंधों को और गहरा कैसे किया जाए। UAE इस साल के अंत में UNFCCC के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। मैं ऊर्जा परिवर्तन और पेरिस समझौते के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्रवाई में तेजी लाने की दिशा में वैश्विक सहयोग को मजबूत करने पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भी उत्सुक हूं। मुझे विश्वास है कि UAE की मेरी यात्रा हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे को लेकर के हमारे साथ ताज़ा अपडेट देने के लिए संवाददाता मेघना इस वक्त जुड़ रही हैं पेरिस से। मेघना, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब रवाना तो हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद में अब क्या कुछ कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहेगा, किन किन कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे, साथ ही भारतीय समुदाय के जो लोग वहां पर रहते हैं उनके अंदर PM के इस आगमन को लेकर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, और उत्साह है लोगों में। और कार्यक्रम, चूंकि हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं एक पार पैक कार्यक्रम रहता है, तो कार्यक्रम में आज वो प्रधानमंत्री से भी मिलने वाले हैं फ्रांस के। और अगर हम देखें इंडियन टाइम के हिसाब से तकरीबन शाम के 4 बजे वो पहुंचने वाले हैं पेरिस, जो कि तकरीबन पेरिस में दोपहर के 12:30 बज रहे होंगे। उस समय वो पहुंचेंगे पेरिस। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि उनका प्रधानमंत्री फ्रांस के प्रधानमंत्री से मिलना होगा और कम्युनिटी इवेंट भी एड्रेस करने वाले हैं ला शॉन म्यूजिकाले में, जो एक बहुत फेमस जगह है पेरिस में। वहां पर एक कम्युनिटी इवेंट को एड्रेस करेंगे। उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि इवेंट रात को एक डिनर होस्ट करने वाले हैं प्रेसिडेंट मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। तो आज के जो इवेंट्स हैं उसमें खास तौर पर ये कुछ अहम चीजें रहेंगी। लेकिन उसके साथ ही कल, जो कि बैस्टिल डे है, जुलाई 14, उस दिन बैस्टिल डे सेलिब्रेशंस में हिस्सा लेने वाले हैं। जी मेघना, जिस तरीके से देखा जाए तो कई सारे समझौतों को लेकर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं, तो आखिर मुद्दे कौन कौन से खास और अहम होंगे फ्रांस और भारत के बीच में? बिल्कुल, जब हम अगर हम देखें सामरिक जो पार्टनरशिप है उसके 25 वर्ष की अगर हम देखें वर्षगांठ मना रहे हैं, 25 इयर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ऐसे में कई अहम विषय जो हैं, खास तौर पर डिफेंस का विषय बहुत अहम यहाँ पर नजर आता है। जो डिफेंस का विषय है उसमें कई समय से काफी ज्यादा प्रगति हुई है। जो कोऑपरेशन है, जो बायलैटरल कोऑपरेशन है दोनों देशों के बीच, स्पेस कोऑपरेशन एक बहुत अहम एस्पेक्ट है हमारे रिलेशनशिप का। अंतरिक्ष में किस तरीके से हम जो कोऑपरेशन है उसको आगे बढ़ा सके, वो एक अहम विषय है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो एजुकेशन, चूंकि फ्रांस चाहता है कि तकरीबन 20,000 के आसपास भारतीय छात्र पढ़ने आए 2025 तक, ये टारगेट है।
तो ऐसे में ये भी एक अहम एस्पेक्ट है। और सबसे बड़ा एस्पेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस चीज को हर मंच पर आगे रख रहे हैं वो है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन, जलवायु परिवर्तन, रिन्यूएबल्स का क्षेत्र। तो ये भी क्षेत्र है जो इंपॉर्टेंट है। तो एम्बिशियस आउटकम्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से कई अहम क्षेत्रों में, जिसमें बेशक डिफेंस का क्षेत्र है जिस पर सबके कयास लगे हुए हैं, और उसके साथ ही स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, रिन्यूएबल्स, ये अहम क्षेत्र हैं जिन पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कुछ बड़े आउटकम्स निकल कर आएंगे। बिल्कुल, और ये आउटकम्स क्या होंगे इन पर तो हम सभी की नजर लगातार बनी ही हुई है मेघना। लेकिन साथ ही क्या ये माना जाए कि जो दशकों की दोस्ती है भारत और फ्रांस की, वो इस मुलाकात के बाद में, प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद में और ज्यादा मजबूत होगी आगे आने वाले समय में? बिल्कुल, और इसका अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बैस्टिल डे के अवसर पर वहां आमंत्रित किया जाना और उसके साथ ही भारत की जो मार्चिंग कंटिंजेंट्स हैं, भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, इनकी जो मार्चिंग कंटिंजेंट्स हैं, उनका शॉज एलिजे पर मार्च करना और बैस्टिल डे के अवसर पर, ये इस बात को और रिफ्लेक्ट करता है कि जो रिलेशनशिप है वो कितना आगे बढ़ चुकी है। दोनों ही देश इस रिलेशनशिप को कितनी ज्यादा अहमियत देते हैं। ना केवल मार्च करने वाले जो कंटिंजेंट्स हैं वो, बल्कि आसमान में भी रफाल फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट सुनाई देगी। रफाल फाइटर जेट्स हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो है वो, हमारे जो पर्सनल हैं वो उनको उड़ाएंगे। तो ये एक बहुत ही स्पेक्टेकुलर एक साइट होगा। जिस तरीके से हम देखते हैं कि कर्तव्य पथ पर जैसा मार्च किया होता है वो उस तरह का ही एक अंदाज रहता है परेड का। और उसके साथ अगर हम एक और अहम बात यहाँ पर देखें तो हर साल फ्रांस किसी अतिथि को बैस्टिल डे सेलिब्रेशंस पर नहीं बुलाता है। जिस प्रकार से हमारे वहां एक रिवाज है कि गणतंत्र दिवस पर फॉरेन लीडर को बुलाया जाता है अतिथि के तौर पर, लेकिन पिछली बार 2017 में पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया गया था। उसके बाद से कोई अतिथि को बुलाया नहीं गया है। तो एक अहम एस्पेक्ट ये भी है। और बैस्टिल डे सेलिब्रेशंस में परेड के दौरान परेड में भी किसी फॉरेन आर्मी, फॉरेन मिलिट्री की टुकड़ी को नहीं बुलाया जाता है। ये भी एक अनयूजुअल चीज है जिसे जो इस बार हमें देखने मिलेगी। तो एक ऑनर है और बेशक एक बहुत अहम पड़ाव है रिलेशनशिप में। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कृतिका की जो स्ट्रेंथन होगा जो रिलेशनशिप है, बायलैटरल रिलेशनशिप, बेशक ये होने की संभावना है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेघना, आप इस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिए, क्योंकि जब बैस्टिल परेड डे में शामिल होंगे प्रधानमंत्री तो सीधे तौर पर वो पल पूरे हर एक भारतवासी के लिए गौरव का पल होगा। हर एक व्यक्ति गर्व करता हुआ कहीं ना कहीं नजर आएगा। इसी के साथ चलिए आज के एजेंडा में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब बात करेंगे मौसम की, क्योंकि मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जहां मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल और असम में बहुत तेज बारिश होगी। वहीं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश जारी रहने का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात करें तो विशाखापत्तनम में अगले 2 दिनों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की भी संभावना है, लेकिन 2 दिनों के बाद आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिल्ली में आज भी दिन भर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने का भी अनुमान है। हालांकि शनिवार और रविवार को अच्छी बरसात होने की संभावना है। वहीं दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जहां यमुना के पानी का स्तर 208.20 मीटर पर पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में यमुना के जलस्तर ने रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की है, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यमुना किनारे रहने वाले लोगों को भी पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। दिल्ली सरकार बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। तो वहीं उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बाढ़ की स्थिति पर आज दोपहर 12 बजे एलजी सचिवालय में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुलाई। इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली के बाद अब बात चंडीगढ़ की करते हैं, जहां लगातार भारी बारिश के चलते वाटर सप्लाई, सीवरेज और सड़क को काफी नुकसान पहुंचा।
जिसके चलते नगर निगम पुनर्विकास के कार्यों में फिलहाल जुटा हुआ है। इसी विषय में जानकारी देते हुए नगर निगम आयुक्त आनंदिता मित्रा ने बताया कि वाटर सप्लाई पाइपलाइन को ठीक करना प्रशासन की सबसे पहली प्राथमिकता है। अगले 3 से 4 दिन में सड़कों से संबंधित छोटे सभी काम हो जाएंगे। और हमारे साथ में तमाम जानकारी देने के लिए अलग अलग राज्यों से इस वक्त हमारी टीम इस वक्त जुड़ रही है, जिसमें सबसे पहले पराक्रम सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, और साथ ही मुकुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, अवधेश नौटियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से, और प्रिंस मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से। सबसे पहले पराक्रम, आपके पास आना चाहेंगे, जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं वहां पर किस तरीके के हालात हैं दिल्ली में, क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर भी हम लोग लगातार कई तरीके की तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली से, जहां पर जल भराव की समस्या, और खासतौर पर अगर आज की बात की जाए तो आज दिल्ली में कई जगह पर रूट भी डाइवर्ट किया गया है पानी के जल भराव की वजह से। कृतिका, हालात बहुत चिंताजनक हैं। इस वक्त दिल्ली के लोहा ब्रिज से पहले मैं खड़ा हुआ हूँ। दरअसल यहाँ पर चूंकि बहुत हद तक जो पानी है वो बिल्कुल सड़कों तक आ पहुंचा है। मतलब आप ये समझिए कि बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई थी, और हम आज सुबह जब 7 बजे यहाँ पहुंचे थे जब पानी थोड़ा नीचे था, लेकिन अब जो नजारा है वो कैमरे के जरिए यदि मैं दिखाने की कोशिश करूं तो पूरी तरीके से जलमग्न होती हुई ये दिल्ली नजर आ रही है। और कृतिका, ये कुछ और नहीं बल्कि बाढ़ का पानी है, क्योंकि बीते 45 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। और ताजा आंकड़ा जो है यमुना के जलस्तर का वो 208.49, जो ये जो आंकड़ा था 1978 का था, 45 साल पहले 207.49, लेकिन अब 208.46 ये आंकड़ा है, इस स्तर को भी पार कर चुका है। यानी कि पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जो निचले इलाकों में जो पानी भराया था उसमें रेस्क्यू से अब तक तकरीबन 16,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि ये वही लोहा ब्रिज है जहां पर आज से 4 दिन पहले तक हम बिल्कुल नीचे जाकर के, यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर तक जाकर के हम रिपोर्टिंग करते थे, लेकिन अब वो पूरी तरीके से भर चुका है और यही पानी सड़कों तक जमा हो रहा है। और यहाँ पर हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो प्रभावित लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। और अब से कुछ ही देर में जो दिल्ली के उपराज्यपाल है उन्होंने भी एक आपात बैठक बुलाई है। इस सबके बीच में कोशिश करने की ऐसी है कि जो परेशान लोग हैं उनकी सबसे पहले सुरक्षा की जाए और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। और ये जो वजह है इस तरह की और ऐसे में पूरी दिल्ली में अब यातायात भी है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर रूट डाइवर्ट किया गया है। इस नजर आप देख रहे हैं एक जो रास्ता आईटीओ की तरफ जाता है, एक लोहा मंडी की तरफ जाता है, तो इससे जो सीधी रोड जा रही है वो सड़क पुरानी दिल्ली स्टेशन अब ठीक है। ठीक है, चलिए पराक्रम, आप लगातार वहां बने रहिए और अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। इसी के साथ में देहरादून से हमारे साथ में हमारे संवाददाता अवधेश भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अवधेश, अगर बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र सबसे ज्यादा है, और ऐसे में पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से लगातार जब बारिश हो रही है तो भूस्खलन जैसी समस्याएं सबसे ज्यादा उठ रही हैं, जिसकी वजह से रास्ते भी बंद हो रहे हैं और चारधाम यात्रा एक तरफ लगातार जारी है। तो ऐसे में वहां पे क्या कुछ हालात हैं, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? अवधेश जी कृतिका, बिल्कुल मौसम विभाग ने जो है रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जो है वो जारी किया है। राज्य के जो पर्वतीय जिले हैं वहां पर जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज भी तमाम जो है बारिश लगातार हो रही है, कभी बारिश थोड़ा हल्की हो जा रही है। देहरादून शहर में मैं खड़ा हूं और देहरादून शहर में भी जो लगातार सुबह से बारिश जारी है, कभी थोड़ा हल्की हो जा रही है और कभी बारिश जो है बढ़ जा रही है। तो उम्मीद है, जो मौसम विभाग है उसका कहना है कि आज दोपहर के बाद जो है ये थोड़ा बारिश हल्की होना शुरू होगी। अगर मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही रहता है तो स्थितियां थोड़ा राज्य के लिए बेहतर हो सकती हैं। अगर बात करूं संवेदनशीलता की, तो आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार ने 413 करोड़ रुपए जो है राज्य के लिए आपदा मोचन निधि से जारी किए हैं। इसके लिए खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अदा किया है कि उन्होंने इन हालातों में राज्य को 413 करोड़ रुपए की जो निधि है, आपदा मोचन निधि, वो जारी किया, जिससे कि राहत जो बचाव कार्य है उसमें काफी मदद मिलेगी। आपने कहा भूस्खलन और इससे जो सड़कें बंद है, बिल्कुल उत्तराखंड की अगर बात करूं तो यहाँ पर लगभग 400 से अधिक सड़कें हैं जो बंद है, जिनको लगातार खोला जा रहा है, जिसमें जो एक जो है जो नेशनल हाईवे है, एक नेशनल हाईवे है, 13 जो है स्टेट हाईवे बंद है, और जो लगभग 15 के करीब जो मुख्य राजमार्ग हैं वो बंद है, 11 के करीब जो है जिला जो मार्ग हैं वो बंद है, 197 के करीब जो ग्रामीण सड़कें हैं वो बंद है,
192 के करीब जो PMGSY की सड़कें हैं वो बंद है। लगभग इन सभी सड़कों को खोलने के लिए कृतिका 300-350 के आसपास जो JCB है वो लगाई गई है, वो उनके लगातार काम कर रही हैं। खुद कल मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने बैठक ली और अधिकारियों से कहा कि सब सारे विभाग जो है समन्वय के साथ काम करें। हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए जो आपदा में प्रभावित लोग हैं उनको किसी न किसी रूप में राहत दी जाए। वो कुछ चिंतित नजर आए जिस तरह से लगातार जो नदियां हैं उनका जलस्तर बढ़ रहा है लगातार बारिश होने से। अगर बात करूं गंगा की, तो गंगा का जलस्तर जो है 294 इसका खतरे का निशान है और 292 मीटर पर गंगा बह रही है। ऐसी पिथौरागढ़ में काली नदी, गोरी नदी, सरयू, तमाम जो तमाम नदियां हैं वो खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बारिश नहीं रुकती है तो ये नदियां अपने खतरे का निशान क्रॉस कर सकती हैं, जिससे थोड़ा जो मैदानी जनपद है वहां पर जल भराव की समस्याएं और ज्यादा देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है अवधेश, आप लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। इसी के साथ रुक करते इस वक्त प्रिंस का, जो कि चंडीगढ़ में मौजूद है। प्रिंस, चंडीगढ़ में बारिश अगर देखा जाए तो अब थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई, लेकिन साथ ही जो बारिश हुई है उससे नुकसान काफी हुआ है। सीवरेज जैसी समस्या, जो सड़कें टूटी हैं, अब उसको कैसे ठीक किया जा रहा है? टीम कैसे काम कर रही है वहां पे? प्रिंस, तो क्या चंडीगढ़ में 2 दिन बरसात इतनी तेज हुई कि इसका 1 साल का जो रिकॉर्ड था वो टूटा। क्योंकि यहाँ के प्रशासन ने कहा है कि 1 साल में जितनी बरसात चंडीगढ़ में होती है वो 2 दिन के अंदर यहाँ पे हो चुकी है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जितनी इन्होंने व्यवस्था कर रखी थी उससे ज़्यादा जो है बरसात का जो पानी था वो नालों और नदियों के रास्ते जो है चंडीगढ़ के अंदर प्रवेश किया। एक सुखना लेक है यहाँ पे चंडीगढ़ में। सुखना लेक के जब पानी का स्तर बढ़ता है तो उसको एक जो डैम है उसको खोला जाता है। तो इस बार वही हुआ, डैम को खोला गया। तीनों के तीनों डैम जब खोलने के बाद जो पानी का इतना लेवल ज़्यादा था कि आसपास जितने भी शहर थे, सेक्टर पड़ते थे, सेक्टर के सभी जगहों को, घरों को प्रभावित करते हुए आगे निकला। ऐसे में जो ब्रिज था जो क्रॉसिंग करवाता था वो सारे ब्रिजें जो हैं क्षतिग्रस्त हो गई। तो ऐसे में जो लोकल प्रशासन है, चंडीगढ़ प्रशासन लगातार काम कर रहा है। पहले दिन से ही जैसे बरसात का जो मौसम था खत्म हुआ, दिन रात काम कर रहा है, सीवरेज को लेकर, नालियों को लेकर काम कर रहा है। ऐसे में कुछ रास्ते बंद है। ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो जरूर जो है यहाँ पे सामने देखने को आ रही है चंडीगढ़ में, खास करके क्योंकि चंडीगढ़ ऐसा इलाका है जहाँ पे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब ये तीनों के साथ सटा हुआ इलाका है। तो ऐसे में किसी को हिमाचल प्रदेश से पंजाब में जाना है, हरियाणा वाले को किसी को पंजाब में जाना है तो चंडीगढ़ का इस्तेमाल करता है सड़कों का। ऐसे में लोकल चंडीगढ़ के भी लोग हैं तो सभी 1 से 2 रास्ते के ऊपर ही सब लोग डिपेंड है। तो ऐसे में ट्रैफिक की व्यवस्था जो है फिलहाल यहाँ पे बनी हुई है। लेकिन मौसम विभाग का एक चेतावनी भी बीच में जारी किया है क्योंकि मानसून का मौसम है तो आने वाले 2-3 दिन में हल्की बारिश और हो सकती है। तो ऐसे में व्यवस्था जो है और दुरुस्त करने के जो प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। आप लगातार बने रहिए। और इसी के साथ रुक करते इस वक्त मुकुल का। मुकुल, आप क्योंकि मौसम विभाग के सामने इस वक्त खड़े हुए हैं जहां मौसम भवन है, तो वहां से क्या कुछ अपडेट्स अभी तक निकलकर सामने आ रहे हैं मौसम को लेकर? कहां पर ज्यादा बारिश अभी हो सकती है और खास तौर पर दिल्ली की स्थिति के बारे में क्या कुछ अपडेट्स हैं? बिल्कुल कृतिका, देखिए सबसे पहले राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए, हम मौसम भवन पर मौजूद हैं। जो हमें यहाँ जानकारी मिली है वो यही कि सुबह के समय हमने देखा था कुछ एक स्थानों पे जो हल्की फुल्की बारिश है उसका मौसम जरूर बना था, जो बादल थे वो छाए थे, लेकिन अभी उमस जो है वो फिलहाल यहाँ बनी हुई है, जिस वजह से अगर बारिश होगी तो हल्की या मध्यम बारिश जरूर हो सकती है कुछ एक स्थानों पर, लेकिन उसके बाद अगर करें तो भारी से भारी बारिश की संभावना यहाँ नहीं है। और इसके साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत की अगर खासतौर से बात की जाए, जिसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अगले 24 घंटों के दौरान इन दोनों ही राज्यों के अलग अलग जिलों में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है। जबकि अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश राज्य की, क्योंकि यहां भी बारिश का सिलसिला नहीं है, लेकिन 15 और 16 जुलाई की अगर बात की जाए तो एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में जो बारिश की स्थिति है वो हमें देखने को मिलेगी। और अब ये सिलसिला धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। खासतौर से अगर हम मध्य भारत की बात करें, मध्य प्रदेश में करीब अगले 5 दिनों तक बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और इसके साथ साथ मध्य महाराष्ट्र की बात की जाए, कोंकण गोवा की हम बात करें, विदर्भ की बात करें, तो यहाँ भी अगले दिनों के दौरान जो बारिश की स्थिति है वो हमें नजर आएगी। जबकि अगर खासतौर से दक्षिण भारत की हम बात करते हैं तो ना सिर्फ कर्नाटका के अलग अलग जो क्षेत्र हैं इनकी बात की जाए, केरल की बात की जाए, यहाँ भी करीब 15-16 तारीख को जो बारिश की स्थिति है वो बनी रहेगी। लेकिन आज जो फिलहाल वर्तमान स्थिति है उसमें पूर्वोत्तर राज्य जो है हमारे, और वहीं पूर्वी भारत की भी अगर बात करें, पहले पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति मैं आपको बताना चाहूंगा कृतिका, क्योंकि सिक्किम में एक तरह का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा आने वाले जो 2 दिनों की बात की जाए, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में अगले 2 दिन भी जो बारिश है वो जारी रहेगी। जबकि झारखंड की बात की जाए, ओडिशा की हम बात करें तो झारखंड में अगले 2 दिन बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि
जबकि ओडिशा में भी अगले 4 से 5 दिन जो बारिश की स्थिति है वो बनी हुई रह सकती है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि जो स्थिति है उसमें बदलाव वो लगातार देख पा रहे हैं और पल पल की जो अपडेट है वो भी हम दर्शकों तक दे रहे हैं। और एक और अपडेट हमें मिली थी वो दर्शकों के साथ में साझा करना चाहूंगा, जैसे कि हमारे सहयोगी पराक्रम बता रहे थे कि एनडीआरएफ की जो टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीमें वो लगातार जायजा ले रही हैं। खुद एनडीआरएफ के जो महानिदेशक हैं वो खुद मौके पर पहुंचे हैं स्थिति का जायजा लेने। हमारी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि वो खुद पहुंचे हुए हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो लोग हैं जो निचले क्षेत्रों में हैं उनको वहां से रेस्क्यू किया जाए और राहत बचाव कार्य जो है उसको और तत्परता के साथ किया जा सके। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। अवधेश आपका भी शुक्रिया, मुकुल आपका भी शुक्रिया और प्रिंस आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी तो जारी की ही जा रही है, लेकिन खास तौर पर उन जगह की अगर बात की जाए कि जहां पर बारिश आकर के अब जा चुकी है तो उन राज्यों में किस तरीके से हालातों को वापस पहले की तरह लेकर आना है, ये सबसे बड़ी चुनौती हो सकता है। और खासतौर पर अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली जैसे राज्य में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर रूट भी इस वक्त डाइवर्ट किया गया है। तो अब वापस पटरी पर लाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन चुनौती भी बहुत बड़ी है ये। इसी के साथ फिलहाल आज के एजेंडा में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए डीडी न्यूज़।